हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में यहाँ आप सभी लोगों को पता है कि प्राकृतिक आपदाएं चल रहा है। क्या चल रहा है? प्राकृतिक आपदाएं। आज नया टॉपिक लेकर आए। अभी तक कल तक मैंने यहाँ पर लास्ट क्लास में जो आपकी लास्ट क्लास शीतकालीन वर्षा कराई थी, पहले उससे पहले वर्षा कराई, फिर मैंने कल शीतकालीन वर्षा कराई। आप सभी लोग जल्दी से, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस कटारिया क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग अपने अपना एक योगदान के लिए क्या करें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ना, और कैसे ये प्राकृतिक आपदाएं, क्या मानव भी इन पर हिस्सा लेता है? हाँ बिल्कुल। देखो, प्राकृतिक आपदाएं आपकी तो प्रकृति के द्वारा आती हैं, लेकिन कुछ हस्तक्षेप करने के कारण हम भी उसमें भागीदारी माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति। अब देखिएगा, जैसे कोरोना आया, कोविड-19 आया। अब कोविड-19 जो आपका कोविड-19 था, ये क्या हमारी आपकी देन नहीं है? बिल्कुल है, हमारी आपकी देन भी इसमें है। ठीक है ना। देखो, आप सभी लोग देख सकते हैं, हाँ, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखियां हैं, है ना, कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे और आपके हाथ में नहीं होती हैं। उनको जब होना होगा वो हो ही जाती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। जैसे हम लोग पन्नी लेकर चलते हैं। क्या? पन्नी। जैसे थैली बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली। हाँ, कुछ लोग यही कहते हैं पन्नियां कहाँ है ना। तो थैला, पहले हम लोग किसका थैला लेकर चलते? कपड़ा का थैला। कपड़ा का थैला हर घर से, अगर कोई मार्केट जा रहा है तो कपड़े के थैले के बगैर नहीं जाता था। बाई चांस उसे कुछ भी लेने का मन कर जाए, बाई चांस, भले वो लाए न लाए, लेकिन वो थैला अपनी साइकिल में, अपनी गाड़ी में जरूर रख के चलता था। आज के लोग हाथ हिलाकर बस चल देंगे राजा बाबू की तरह, है ना, कि मैं क्यों कुछ लेकर चलूं, मुझे तो प्रकृति दे रही है ना, प्लास्टिक की थैली दे रही है ना, बोतल दे रही है। तब ठंडा देखो, जो आपका जिसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, ठंडा जो कहते हैं, है ना, गांव में तो ठंडा ही कहा जाता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पहले कांच की बोतलों में आया करता था, 20 रुपए की, 7 रुपए की ना, कोका कोला वगैरह आज भी आती हैं, लेकिन यूज कौन करता है उनको? गांव में ही की जाती हैं। और क्या आ गई? प्लास्टिक। 20 रुपए की स्प्राइट आती है, 20 रुपए की थम्सअप आती है, 20 रुपए कोका छोटा वाला, लिए पिए और फेंक दिए, लिए पिए और फेंक दिए। कहाँ फेंक दिए उनको खुद ही नहीं पता। अरे हमारी कौन सी रोड है, हमारे बाप ने थोड़ी ना बनवाई है। आप लोग यही सोचते हैं ना। और बाई चांस आपका, कहते हैं ना, अगर आपको कोई धक्का मार के चला जाए, रोड की बात आई है ना, रोड की बात आई, अगर कोई धक्का मार के आपको चला जाए और आपकी गलती ना हो, तो आप बाप तक पहुंच जाते हैं। आपके बाप की रोड है क्या जो फैल कर चलते हो? तो आपकी बाप की रोड है क्या जो जहां पिए खाए वहीं फेंक दिए, है ना। लोग फोर व्हीलर से चलते हैं ना, फोर व्हीलर जानते होगे, फोर व्हीलर, है ना, जानते तो होंगे ही आप फोर व्हीलर के बारे में। तो क्या करते हैं पता है? फोर व्हीलर वाले खाते पीते रहते हैं, और जहां देखते हैं सुनसान एरिया आया है तो निकाल के खिड़कियां खोले और फेंक देते हैं बाहर। क्या करते हैं? फेंक देते हैं, जाओ बाढ़ में। हमसे क्या ही मतलब, उन्हें नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं लौट कर मेरे ही पास आने वाला। ये प्रकृति ऐसी है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप स्वस्थ वातावरण देंगे तो आपको स्वस्थ प्रकृति देगी, अच्छी अच्छी हवा, है ना, आपकी ऑक्सीजन की कभी कमी ही नहीं हो पाएगी। आप सोच रहे हैं मैं पेड़ एक तरफ से काटता रहूं और प्रकृति पेड़ लगाती रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप अगर एक पेड़ काट रहे हैं, तो आप अगर एक ही पेड़ लगा दे ना, दो लगाओ भाई, काहे प्रकृति के ऊपर आप इतना ज्यादा योगदान दोगे? एक ही पेड़ लगा दो, एक आपने अगर काटा है तो एक लगा दो। तो प्रकृति क्या होगी? आपका वायुमंडल या आपका जो पर्यावरण ही है, वो संतुलन उसका बना रहेगा। लेकिन नहीं करते हैं। आइए, क्योंकि ये सारे मीन्स के टॉपिक हैं, आपकी प्रकृति आपदाओं से आप क्या समझते हैं लिखिएगा। निबंध तक आते हैं आपदाओं में लिखने के लिए। अगर आपने अभी तक एपीएस का फॉर्म नहीं भरा है और भरने योग्य हैं तो तुरंत भर दें। अगर आपने अभी तक ओटीआर का फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत भर दें। ये आपके कर्तव्य होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा गया मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले, मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले
प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। अब ये क्या होती हैं? ये मानव पर दुष्प्रभाव डालते हैं। कैसे? अब भाई भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेंगी, या और बहुत सी चीजें, जैसे आपकी सूखा हुआ, बाढ़ हुआ, चक्रवात आए, मृदा अपरदन हुआ, तो इससे क्या होगा? मानव को दुष्प्रभाव पड़ेगा ना भाई, मानव को घाटा होगा। अब जैसे मान लीजिएगा, आप मेरी पहले पूरी बात समझने का प्रयास करना। प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं जिसमें मानव पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, अब जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वहां के कार्यों को बंद कर दिया गया, वहां के एरिया को बंद कर दिया जाता है, तो काम रुका ना। समय तो जा रहा है, समय नहीं रुकने वाला है, लेकिन काम रुक गया। भूकंप आया, कह दिया जाता है, अलर्ट किया जाता है कि भूकंप आने की संभावनाएं कल सुबह 7 बजे से लेकर 7:05 तक है। आपके घर में, आपके आसपास कभी भी भूकंप आ सकता है, अलर्ट किया। अब लोग है ना ऑफिस गए, क्यों? क्योंकि उनके भी अपने बाल बच्चे हैं, उनको देखें कि ऑफिस का कार्य देखें। उन्होंने कहा जान दो, एक दिन की बहुत ज्यादा क्या होगी, सैलरी है तो कटेगी, नहीं जाएंगे हम ऑफिस। क्या करेंगे? ऑफिस नहीं जाएंगे ना। कहा गया सागर कंप, जैसे पृथ्वी कांप रही है ना, भूकंप दूसरा होता है, कांपना दूसरा होता है। सूखा आ गया, अब भाई जिस क्षेत्र में सूखा आएगा, अब वहां के लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो मानो दुष्प्रभाव पड़ रहा है ना। बाढ़ आ गई ना, यहाँ तक पनिया भरा है, भूख लगी है, आटा घर में है नहीं, तो कैसे जाएं लेने? तो नाव का प्रयोग करेंगे, है ना। एक जाएगा, दूसरा मन करेगा हम भी चले, क्या कहो नावें डूब जाए। जहां पर बाढ़ आया है, कहो नावें, और सुनामी आ जाती है ना, तो घर क्या है, न जाने क्या क्या लेकर चली जाती हैं। तो ये मानव को दुष्प्रभाव कर। चक्रवात ना, आप देखे होंगे कि इतना भीषण चक्रवात आता है कि आपका घर तक उड़ा ले जाता है, पता ही नहीं चलता है ये कौन सा चक्रवात है ना, मतलब पता चलता है लेकिन इतना भयंकर आते हैं। आगे कहा गया मृदा अपरदन। अब जब इस मृदा का अपरदन हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, उगेगा क्या, उपयुक्त हम बोएंगे क्या, उत्पादन क्या करेंगे? अब तो यहाँ पर अपरदन हो चुका है। आगे कहा गया है अपवाहन ना, पंख प्रवाह, हिम और आपके अवधाव आदि प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। मैंने जितनी बात समझाई सब कुछ इसी में। कहा गया इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती। तो अधिकांश जो ज्यादातर है ये प्रकृति के द्वारा ही आती हैं। अब भूकंप तो हम लाएंगे नहीं, है ना, ज्वालामुखी हम करेंगे नहीं, चक्रवात अपरदन ये चक्रवात हम लाएंगे नहीं, मृदा अपरदन हम कर नहीं। अरे करने को तो इंसान हवा से कुछ उड़ा दे, फू फू करके कि मृदा अपरदन हो रहा है, लेकिन जो प्रकृति कर पाएगी वो हम आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते हैं। ठीक है, होती हैं, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। अब देखो, आपको दिखाना चाहें, कुछ दिखाना चाहें, एक सेकंड देना ना। यहाँ पर देखो ये क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर ये आपकी प्लास्टिक की बोतल है ना, और ये प्लास्टिक की बोतल देखे ना, ये आपकी किसकी, कोका कोला की है शायद ना, रेड। इस प्लास्टिक की बोतल का आधा हिस्सा यहाँ गुरुजी ने रखा है, इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया इसका। ठीक है, और इस हिस्से से पता है क्या करते हैं, ये हिस्सा तो इसमें देखो आपके पेन है ना, गोला प्रकार, रबड़, सेल और जो पेचकस वगैरह, और ये इसको जो भी आप कहते हैं ना टेस्टर ना, टेस्ट करते हैं कि बिजली है कि नहीं, तो इसका प्रयोग इन्होंने किया। और इससे पता है क्या करते हैं, जब आप गाड़ी में तेल डालते हैं, बाई चांस आप किसी बर्तन में तेल लेकर आए, आपका तेल खत्म हो गया, तो ये अपनी गाड़ी पे सरजी रखते हैं, है ना। आज इनके कई दिनों से कमरे में पड़ा है, शायद गाड़ी की सर्विसिंग कराए थे, तो इसलिए ये यहाँ पड़ा है। बाकी ये गाड़ी पर तेल डालने के लिए कुप्पी बना कर रखे हैं इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक का जो था प्रयोग किया ना, ये क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब ये क्या घिसेगा, पिटेगा क्या, ये टूटने फूटने वाला है? सोचो, क्या ये गलेगा? इसमें से जैसे ये तेल डालते हैं तो क्या ये गलेगा क्या? नहीं गलने वाला है। ठीक है ना, ये क्या है, गलने वालों में से नहीं है। तो क्या हो रहा है,
तो हमने कहा कि अवांछनीय क्रियाकलापों से आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। किसके? मानव के। आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, अरे बाप रे, गंगा किनारे चले जाओ तो लोग सुकून से 2 पल बिताने जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक फलाना वहीं पर मंजन लेकर जाते हैं ना, टूथपेस्ट वही मंजनवा करते हैं, वही साबुन शैम्पू लेकर नहाने जाते हैं। तो आप गंगा को दूषित कर रहे हैं ना। तो प्रकृति आपको क्या देगी कि गंगा बड़ी शुद्ध है, गंगा बहुत शुद्ध है, ऐसा देगी क्या? मैंने देखा है लोगों को, है ना, घर से मूड बना के जाओ कि नहाएंगे, गंगा में नहा कर आ जाएंगे, लेकिन वहां मूड बना कर जाओ तो लोग शैम्पू लगा रहे हैं। इसीलिए कहा गया गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। सीधी सी बात है, आपने गंगा दर्शन स्पर्श कर लिया ना, समझो गंगा स्नान हो गया है। तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरे, हम तो एक इंसान की अभी बात बता रहे हैं, ऐसे लाखों करोड़ों हैं, ठीक है ना, लाखों करोड़ों की सीमा पर ऐसा होता है। और बहुत से आप जीव जंतु मार कर खा रहे हैं ना। जो हमारे पर्यावरण का संतुलन होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता, वो हो ही नहीं पाता है। होता है क्या? अगर आपके घर में बाई चांस एक न्योला आ जाए, न्योला ना, न्योला जानते हैं कि नहीं? जानते होंगे। न्योला आ जाए और आप क्या करेंगे? उसको तब तक खेदेंगे जब तक वो घर से निकल ना जाए। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कहीं काट न ले, कहीं इंसान मर ना जाए। अरे ऐसे जीव जंतु नहीं काटते हैं। जीव जंतु के अंदर मानव से ज्यादा भावनात्मक शक्तियां होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए बातें ना। जब तक उन पर कोई दबाव या अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है तब तक जीव जंतु बहुत रेयर केस में काटता है, आप देखे होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जीव जंतुओं को मार रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारे प्रकृति का पर्यावरण जो है वो संतुलित बना रहे। नहीं रहेगा। कहा गया हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। लगातार आप देख रहे हैं कहां पर है? तो महान हिमालय पर है। आप देखेंगे हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है और कहा गया इसका निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? हमें ऐसे क्या साक्ष्य मिले? देखो, कहा गया इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील हो रही है। बार बार ये जब बात आती है तो मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करती हूं कि ये भारतीय प्लेट वही प्लेट है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया प्लेट मत आ जाना, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे ना। देखो कहा गया है आपसे, ये आपका क्या है? आप कहेंगे ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। अब ग्लोब के बीचों बीच क्या जा रही? भूमध्य रेखा जा रही, इसके नीचे मकर रेखा और इसके नीचे कर्क रेखा। अब कहा गया भारत पहले यहां था, फिर यहां आया। अरे थोड़े दिन में थोड़ी ना आ गया, करोड़ों वर्ष लगे आने में, और फिर आज यहाँ है। मैं अभी भारत की बात कर रही हूँ। और भारतीय प्लेट जो थी वो लगातार किधर खिसक रही? उत्तर की तरफ जा रही है। यहां से खसकते 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 खसकते, अरे हमारी क्या 2 4 10 और पीढ़ियां बीत जाएंगी तब 1 2 इंच ये खसकती है। 1 2 इंच की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। 1 2 इंच की मैं बात कर रही हूँ। इंच खाड़ 1 आध इंच करोड़ों वर्ष में ये खसकता है ना। तो याद रखना किधर गतिशील हो रहा है? तो उत्तर की ओर गतिशील है। और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। क्या होते हैं? भूकंप आते रहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। तो उत्तरी मैदान है, इसमें सामान्यतः क्या हो गया? कम शक्ति के भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहां न्यून भूकंप आते हैं। कुछ समझे? देखो, उत्तरी मैदानों में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं, लेकिन दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है, भूभाग है, स्थिर भूभाग है, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। क्यों? ऐसा कोई क्षेत्र है क्या जहां आते हैं भूकंप? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्यों? वाई? बताओ कमेंट बॉक्स में, आप बताएं, मैं तो बता ही दूंगी लास्ट तक ना। कहा गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है। कौन सा? 1893 का। 2000 पार्ट नंबर आपका 1893 और पार्ट नंबर 1 आपका IS वाला 1893 और पार्ट नंबर 1 2000 में तैयार किया, जो कि भारत के भूकंपी क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। कहा गया इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों या जोनों में बांटा गया है। आइए देख लेते हैं फटाफट। देखो, भारत के भूकंपी क्षेत्र जो आपके खांचे खांचे बने हैं, ये वाले, यहां पर आप देखेंगे 4 जोन बताए हैं। पहले वो 4 जोन जान लो। तो आप कहेंगे जोन नंबर जोन आपका सेकंड होता है, जोन आपका थर्ड होता है, जोन आपका फोर्थ होता है और जोन आपका फिफ्थ होता है। ठीक है ना? तो ये 4 प्रकार के जोन पाए जाते हैं। जो आपका जोन फिफ्थ होता है, ये आपका कैसा? अति प्रचंड तीव्रता वाला होता है। अति प्रचंड, अरे भूकंप आएगा ना, न जाने क्या क्या लेकर जाएगा, है ना, सब कुछ लेकर उड़ाकर चला जाएगा। आपका जोन नंबर 5 आता है। जो देखो यहाँ आता है, यहाँ इस वाले पूरे बेल्ट पर आता है, यहाँ तक आता है, और कुछ कुछ क्षेत्र यहाँ पर है ना। ये आपका महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र पाया जाएगा? तो लातूर क्षेत्र होगा। कौन सा? लातूर क्षेत्र। आगे आता है गहन तीव्रता क्षेत्र, जो आपके खड़ी ये वाली लाइनें, यहाँ पर गहन तीव्रता क्षेत्र वाला आता है। ठीक है ना? ये वाली लाइनें हैं जो। और कहा गया है आपका कि मध्य तीव्रता क्षेत्र वाला 3, मतलब जो आपकी कहीं कहीं ये बीच बीच में दिखाई गई लाइनें, ये वाली। और कहा गया अति अल्प तीव्रता क्षेत्र, जिसमें खड़ी लाइनें दिखाई गई। यहाँ पर बस बिल्डिंग पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, बाकी ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो आपके बताए गए। कहा गया अल्प तीव्रता क्षेत्र, मतलब जोन नंबर सेकंड क्या होगा? लो डैमेज, मतलब बहुत कम, रेयर केस में कुछ इधर उधर डैमेज हो जाए, पेड़ पौधा एक आध गिर जाए, है ना, ये क्या होता है? लो डैमेज। लेकिन आपका जो थर्ड मध्यम तीव्रता वाला होगा, डैमेज टू बिल्डिंग, मतलब इसमें मकान वगैरह आपके गिर सकते हैं। कैसे? मकान गिर गया, पेड़ पौधे गिर गए, कुछ और नुकसान हो गया हल्का फुल्का। कहा गया गहन तीव्रता क्षेत्र, आप देखेंगे कि आपके डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चरमरा के गिर जाएंगी। लेकिन जो आपका अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र होगा, ये आपके वेरी हाई डैमेज, अरे घर मकान सब उड़ा ले जाती हैं। क्या करेंगी? तो आप कहेंगे घर मकान सब उड़ाकर ये ले जाती। तो इन चारों जोनों को आपको क्या करके रखना है? याद करके रखना, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया जोन नंबर 5, इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक, देखो यहाँ पर 0.36 दिया गया, 0.36 दिया गया, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार राज्यों के कुछ भाग, और कुछ भाग जैसे आपका कच्छ का रण है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। कितना? 10.9% भाग आपके कहां पर? तो आप कहेंगे आपके सबसे अति तीव्र वाले क्षेत्र पर आता है। कहां पर? इसी को कहा जाता है क्या? तो आप कहेंगे इसी को अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र कहा जाता है। अब आता है जोन नंबर 4। कहा गया इसका क्षेत्र आकार IS कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली से भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष जैसे हिमाचल, हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, देखो महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र एवं सिक्किम इसमें शामिल है। देश के कुल क्षेत्र का 17.3% जोन पर यही आता है, जोन नंबर 4 आता है। तो जोन नंबर 4 कैसा है? तो आप कहेंगे गहन तीव्रता वाला क्षेत्र है। ये कहां पर? तो 17.3% भारत में आता है। आगे कहा गया जोन नंबर 3, इसका क्षेत्र कारक 0.18 है
और लक्षद्वीप और पश्चिमी घाट एवं आपके प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र भारत के 30% से अधिक भागों का समाहित करता है। और आता है आपका सेकंड जोन, जोन नंबर या क्षेत्र नंबर सेकंड, इसका कारक 0.10 है। पूर्व के जोन 1 और 2 को 1 में समाहित कर अब जोन केवल सेकंड बना दिया, क्योंकि जोन फर्स्ट में कुछ था ही नहीं, है ना, फालतू का नाम केवल था, इसलिए उसको दोनों को मिलाकर 1 बना गया जोन सेकंड। ठीक है, समाहित कर अब जोन सेकंड का निर्धारण किया गया। इसमें भारत का 41.4% भूभाग क्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, अतः सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में ही सम्मिलित है। तो किस, तो सेकंड नंबर जोन पर। यहां तक कि आई होप ये बातें आपके एकदम डिट्टो दिमाग में जानी चाहिए कि सेकंड नंबर जो जोन नंबर सेकंड वो एकदम नाम मात्र का है, थर्ड उससे थोड़ा ज्यादा, फोर्थ उससे ज्यादा और फिफ्थ सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज शायद थ्योरी हो पाएगी क्योंकि थ्योरी इसकी लंबी है। कहा गया आपकी सुनामी। अब सुनामी आप जब पढ़ते हैं देखो इंग्लिश में, हिंदी में सुनामी और हिंदी इंग्लिश में इसमें आगे टी आ जाता है, तो आप टुशमानी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में तो सुनामी है और सुनामी ही वहां पर लिखा है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन में टी लग जाता है। कहा गया एक जापानी शब्द है, कहा गया आपके टू मीनिंग नामी मीनिंग वेव से बना है। ठीक है, भारत की हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिस्ट्रेस मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। कहा गया अधिकांश सुनामी समुद्र धंसतल मतलब समुद्र के धंसने पर आए भूकंपों से पैदा होती है और सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। भारत के सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक, तो कब, तो 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी कहां पर, हिंद महासागर में। अब हम हिंद महासागर के ऊपर है और तो प्रभावित कौन सा हो रहा है, तो कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। पूछा जाता है प्रश्न कि 2004 में आई सुनामी से कौन सा तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, तो कोरोमंडल तट। कहा गया कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी घाट पर उत्तर में फाल्स डीवी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। ठीक है, आगे कहा गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां पर है, नई दिल्ली में है, की स्थापना 1875 में हुई थी और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। तो किसके अंदर है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कौन, भारतीय मौसम विज्ञान। कहां पर है मुख्यालय, नई दिल्ली में। कहा गया भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यकाल पुणे में स्थित है। कार्यकाल कहां पर है, पुणे में, कार्यालय पुणे में है। ठीक है ना, याद रखना। उल्लेखनीय कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना, जिसे वर्ष 1905 में शिमला और 1928 में पुणे तथा अंततः वर्ष 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो ये पूछे जाते हैं कि आपके ये क्रम से पूछे जाते हैं कि कब कौन बना। तो भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय सर्वप्रथम कहां बना था, कोलकाता में, जिसे वर्ष 1905 में शिमला में किया गया, 1928 में पुणे में तथा अंततः 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। बार बार आपसे ये प्रश्न पूछे जाते तो याद करके रखना इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। बांध कहां से आ जाएगा, एक सेकंड। बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं।
बाढ़ कहते हैं। कहा गया किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की स्थिति को बाढ़ कहते हैं, जिससे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। क्या है? बाढ़ों का आना है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन क्या किया? संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने देश में 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 सेंटरों को चिन्हित किया। कितने? 328 सेंटरों को, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन हमारे उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? 44 स्टेशन यूपी में है। और उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवणता क्षेत्रों का उच्च बाढ़ प्रवणता, मध्य बाढ़ प्रवणता और निम्न बाढ़ प्रवणता क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। कहा गया उच्च बाढ़ प्रवणता क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवणता क्षेत्र का 48% आता है उच्च वाले में। और कहा उच्च बाढ़ प्रवणता क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में से 43 स्टेशन के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। तो 44 नंबर पर हम पहले नंबर है, क्योंकि 44 स्टेशन हमारे यूपी में है। लेकिन बिहार हमारा क्या है? सेकंड नंबर पर है, क्योंकि 43 स्टेशन है। आगे देखते हैं, याद रखना इन पॉइंटों को। कहा गया है कि चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। क्या समझ में आया? नहीं आया? आइए देखो, इनका कहना है कि अगर ये उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे, देखो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में, अगर ये चक्रवात दक्षिणी दिशा में आए, मतलब दक्षिण में आएंगे, तो ये आपको निश्चित कर रहा है ना कहाँ आएगा, दक्षिण में आएगा कि उत्तर में आएगा, तो ये निश्चित कर रहे हैं। तो अगर ये दक्षिण में आएंगे तो कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा के अनुसार चलेंगे। अगर ये उत्तर में आए तो घड़ी की दिशा के विपरीत चलने वाले हैं। कैसे? घड़ी की दिशा के विपरीत चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। कहा गया चक्री तूफान, चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। एकदम सही बता दिया मैंने, हाँ एकदम सही बता दिया है। अब आप इनको क्लियर रखना। और कहा गया दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती हैं, तो एकदम सही है। आप घड़ी की दिशा ऐसे टिक 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 करती है ना, और इधर जाएंगे तो ये क्या होगा? टिक 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 नहीं करेगी। ठीक है, याद रखना इनको। ठीक है, भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। कैसे? तो कहा गया निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहां से उठने वाली चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। क्यों चलेंगे? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। कहां पर? उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। ठीक है, याद रखना, घूमते हैं। अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु, श्रीलंका, जनवरी से लेकर मार्च तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जून से सितंबर तक की बात मैंने आपको बता दिया, मानसून जब पढ़ाया था कि मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति और मध्य उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है। देखो ये चक्रवात वगैरह कब आते हैं? जब भीषण गर्मी होती है। आप कहते हैं ना गेहूं कट रहा होता है और कहते हैं देखो चक्रवात आया है। आप खेत में काम करते हैं तो क्या ऐसे ऐसे एक हवा आती है, बवंडर जिसे कहते हैं ना, और वो बवंडर इतना अधिक आ जाता है कि आपके गेहूं के जो बंडल होते हैं ना, जिसे आप लोग बांध बांध कर काट के बांध के रखते, उनको उड़ा ले जाते हैं, है ना। 10-10, 20-20 बीघा के गेहूं उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। तो वही आपका बवंडर या चक्रवात उसी को कहते हैं। बवंडर आपका छोटे स्थल मतलब छोटा होता है, चक्रवात बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, क्या होता है? आइए, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात अक्टूबर दिसंबर दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करेंगे? तो आप यहां पर कह सकते हैं
दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। किसको? बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे का आ गया, बस थोड़ा सा और बचा है आपका, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, कहा गया है कि उड़ीसा चक्रवात बाढ़ एवं सूखा तीनों से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। देखो, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों आपदाओं से प्रभावित है राज्य, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। कौन सा? उड़ीसा। कहा गया गुरुत्वाकर्षण के, जैसे गुरुत्वाकर्षण के कहा गया प्रभावाधीन या प्रभावाधीन चट्टाने तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर घिसने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। मान लीजिएगा आप, ये मिट्टी है, क्या कहेंगे, ये आपकी मिट्टी है ना, और ये मिट्टी है, और यहाँ पर ये अचानक धंस जाए, क्या हो? ये अचानक, आप जानते हैं ना, जब धंसा जाता है तो क्या कहें? भूस्खलन हो गया। उधर से मत जाना, रोड धंसा गई है, कहते हैं ना, रोड क्या हो जाती? धंसा जाती है नीचे को, तो कहेंगे अरे यार वहां तो भूस्खलन हो गया, गाड़ी मेरी घुस गई थी या उसी में ढक गई थी, है ना। और कभी कभी इतना ज्यादा ये भूस्खलन होता है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आप, जैसे ये आपकी रोड है और ये अचानक धंसा जाए, है ना, तो इसी को क्या कहेंगे? भूस्खलन कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे ना, भूस्खलन कहते हैं। कहा गया हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क और बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। देखो, हम लोगों ने बांध बनाए, देखो बांध, जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं आई थी हमारे भारत में, यूएसए की एक टेनेसी नदी पर बांध बनाया गया, उसी की देखा हमारे स्वतंत्र भारत की पहली बांध परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना आपकी दामोदर बनी थी। कौन सी बनी थी? दामोदर, जो आपके पश्चिम बंगाल और झारखंड की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे आधुनिक भारत का मंदिर है। किसको कहते? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बोले थे कि आधुनिक भारत का मंदिर। तब थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन अब नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या एकदम अकाल की तरह है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि मतलब अकाल पड़ जाए देश में, है ना, ऐसी जनसंख्या है। 140 50 करोड़ जनसंख्या है भारत की। सोचने की बात है यार कि मतलब भूभाग कितना है विश्व में? तो 2.4% है। विश्व में अगर पूछा जाए भारत का कितना भूभाग है या एरिया या क्षेत्रफल, तो 2.43% है मात्र। लेकिन जनसंख्या कितनी है? आप कहेंगे 17.5% है। सोचो यार, है ना, इतने भूभाग में इतने गुना लोग रह रहे हैं, कितने गुना होगा? तो आप देखेंगे 2 8 16, 8 गुना है लगभग। कितनी? 8 गुना जनसंख्या रह रही है अपने भारत में भूभाग की अपेक्षा। तो सोचने वाली बात है ना। एक 8x6 या 6x8x8 के कमरे में आप रहते हैं तो अकेले नहीं रहते हैं। आज के जमाने में अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो अकेले नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किराया इतना महंगा है। लेकिन आप करें तो क्या करें, आपको 2 आदमी 3 आदमी साथ में रहना ही पड़ता है, क्योंकि अलग लेंगे तो किराया पड़ेगा और जगह है नहीं। तो चारों तरफ क्या है? समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो सड़कें एवं बांध बनाने, अब सड़क लगातार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य बड़े बड़े सड़कों पर नंबर 1 आते हैं ना। तो आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब नंबर 1 और नंबर 2 के हैं। कहा गया बांध, देखो जैसे आपके ये मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। अब बांध कौन बनाए? देखो कृत्रिम बांध भी होते हैं, है ना, और प्राकृतिक बांध भी होते हैं, लेकिन बांध ज्यादातर तो मानव ही बनाएगा ना। क्या बनाएगा? मानव द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो आप बांध बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? स्थल खंड जा रहा है ना, वन जा रहे हैं, आपके खेती जा रही है, किसानों की खेती जा रही है, उसी में बांध बन रहा है। कहीं इतने बीघा के आसपास ये खेती इसी में चली गई। सड़क बन रही है, भैया जाओ ले जाओ, बन जा रहा है, जान दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। वही स्थिति है। कहा गया यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं,
जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। खनन करके लाओ, खोद खोद के क्या करोगे। आगे कहा गया भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षी उपाय तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई है। तो अगर पूछा जाए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहां पर की गई, तो लातूर महाराष्ट्र में की गई। याद रखना कहां पर है, लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये था आज का थ्योरी सेक्शन, है ना। और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। कल क्यों करेंगे, क्योंकि आज कराएंगे तो आपके ओवर हो जाएगा। आज आप केवल थ्योरी पढ़ें, कल इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। 20-22 क्वेश्चन आंसर है, तो कल के क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से निपटा देंगे ना, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट भी ना रहे और काम भी आपका हो जाए। ठीक है ना, जो भी डाउट होंगे तो कल क्लियर हो जाएंगे। एक बार और आपको ये क्लास करने का क्या मिलेगा, मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो 2-2 बार आपको इस चीज को रिवाइज करने को मौका मिल जाएगा। तो आज हम लोग ये सेशन आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास हम लोग इसकी कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। और क्वेश्चन आंसर जरूर करना, वहीं से प्रश्न, थ्योरी यहाँ से पढ़ो, इसके अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप यहाँ तक वीडियो वॉच करके आए तो थैंक यू सो मच। चैनल को अगर कटारिया क्लासेस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिलने वाले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।